करुणा के सागर तथागत सम्यक संबुद्ध आज इस प्रमाण पत्र वितरण समारोह के मुख्य अतिथि कुलपति माननीय कुलपति भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय संस्थान के सम्माननीय सदस्यगण एवं अन्य अतिथिगण, सदा पूजनीय भिक्षु संघ, जैसा कि आज ये जो विषय है, निश्चित तौर पर यदि हम पाली भाषा के जो विशेषकर छात्र हैं उन सभी छात्रों को पाली भाषा के साथ साथ इस लिपि का भी अध्ययन करना चाहिए। आज भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अथवा अन्य संस्थानों में पाली भाषा का अध्ययन अध्यापन कार्य हो रहा है, किंतु वह अध्यापन और कार्य हम लोग देवनागरी में ही कर रहे हैं, जबकि पाली भाषा का जो मूल उद्भव है वह ब्राह्मी लिपि से है। जैसा कि आपको कार्यशाला के दौरान बताया गया या जो कार्यशाला के दौरान विभिन्न वर्कशॉप में जो वक्तव्य हुए हैं उस समय भी आपको बताया गया। उस समय बुद्ध के काल में 4 प्रमुख भाषाएं हुआ करती थीं, जिसमें मागधी, प्राकृत, शूरसेनी, पैसाची। मागधी उसमें छांदस भी एक थी, तो 5 थी। कालांतर में 2 विलुप्त हुई, 3 जीवित रहीं, जिसमें मागधी, प्राकृतिक और छांदस। उस काल की छांदस आज की संस्कृति, उस काल की मागधी आज की पाली, और प्राकृतिक तो आप लोग पढ़ते ही हैं, प्राकृत भी ऐसे ही है। उस वक्त जो लिपि का लिखने की कल विधि है वो उस काल में पूर्णतः विकसित थी। बौद्ध परंपरा अनुसार, जैसा कि हमारे बंते जी ने कहा कि भगवान बुद्ध के उपदेशों को जो लिपिबद्ध किया गया तो वह लगभग 500 साल के बाद श्रीलंका में लगभग 100 शताब्दी ईस्वी में राजा बट्टगामनी के समय काल में इस त्रिपिटक साहित्य को, बुद्ध वचनों को लिपिबद्ध किया गया। लिपि का अर्थ है किसी चीज़ को लिखने में, प्रयोग में लाना, इसीलिए उसका नाम लिपि कहते हैं, लिखने के काम में लाना। भाषा बोली जाती है, लिपि लिखी जाती है। तो जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को जब लिपिबद्ध करना, लिखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो उस काल में भी, बुद्ध काल में भी, यद्यपि बुद्ध वचनों को लिखने में नहीं लाया गया था, लिखा नहीं गया था, फिर भी लिपि या लिखने की क्रिया मौजूद थी, ऐसा त्रिपिटक साहित्य में मिलता है। राजा बिंबिसार द्वारा तक्षशिला के राजा को एक विनम्र पत्र लिखा गया, जिस पत्र में बुद्ध के प्रादुर्भाव और बुद्ध के प्रचार प्रसार का जिक्र करते हुए उस पत्र को दूत द्वारा तक्षशिला भेजा गया था, वो एक पत्र लिख करके। ऐसा प्रसंग एक सूत्र में मिलता है। उस प्रसंग के आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि बुद्ध काल में लिखने की कला थी। किंतु उसके बाद जो भगवान बुद्ध के 245 वर्ष लगभग बाद सम्राट अशोक के काल में, सब जानते हैं कि सम्राट अशोक ने सर्वप्रथम, जैसा अभी तक जिक्र भी हुआ, कि बुद्ध वचनों को जो है लिपिबद्ध किया। तो त्रिपिटक साहित्य को मूलतः श्रीलंका में 1ली शताब्दी में लिखा गया, लेकिन उससे पहले सर्वप्रथम अगर बुद्ध वचनों को कहीं लिखने की उसमें लाया गया तो सम्राट अशोक ने लिखा और उसको ये ब्राह्मी लिपि में लिखा। तो ये जो धम्म लिपि हम कहते हैं, किसी चीज़ का जो वाहक होता है
उसको उसके नाम से जानते हैं। ये जो ब्राह्मी लिपि जिसे आप कहते हैं, ये धम्म का वाहक रही है, इसीलिए इसको हम धम्म लिपि भी कहते हैं। वाहक का मतलब होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ों को लेके जाए। धम्म लिपि और ब्राह्मी लिपि को देखें तो केवल ये, वैसे भारतीय लिपि इसका जो मूल नाम उसको भारतीय लिपि भी कहते हैं, धम्म लिपि और ब्राह्मी लिपि नहीं, इसको भारतीय लिपि भी कहते हैं। भारत के उस कालीन भाषाओं के लिखने में ही काम नहीं आई, इससे विभिन्न अन्य भाषाओं के लेखन में भी ब्राह्मी लिपि का बहुत योगदान रहा है। पता नहीं आपने एक कार्यशाला के दौरान शायद आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, तिब्बतन भाषा उसमें से मूल है, मंगोलियन लिपि उसमें से मूल है, खमेर उसमें से है, खमेर जो कंबोडियन भाषा है, खमेर वो उसमें लिखी जाती है, चाइनीज़ लिपि में उसका योगदान है, कोरियन लिपि में उसका योगदान है, और बहुत ताहित मात्रा में जापानी भाषा के शब्दों में भी इस ब्राह्मी लिपि के अक्षरों का या उसकी मात्राओं का प्रयोग में लाया जाता है। तो ये जो हम जिसको सामान्य तौर पे देखते हैं, ये केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, इस भाषा का बड़ा योगदान है। खैर, जो 2 मिनट का समय हमारे डायरेक्टर साहब ने मुझे दिया है, और चूँकि मैं यहीं का हूँ तो मैं मुझे तो बोलना भी नहीं चाहिए था, मेहमान बोलते हैं कभी कभी, होस्ट को नहीं बोलना चाहिए ऐसे अवसर पर। फिर भी क्लास के दौरान हम इन चीज़ों को पढ़ाएंगे आप लोगों को कि इसका और डेवलपमेंट या विकास कैसे हुआ। तो निश्चित तौर पर आप लोगों को ये ज़रूरी नहीं कि हम बुद्धिस्ट हैं या हम पाली पढ़ रहे हैं तो मुझे पढ़ें, अपनी प्राचीन धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए भी हमें इस लिपि का अध्ययन करना चाहिए। तो ये जो समय समय पर ये जो कार्यशाला है, निश्चित तौर पर हमारे प्रोफेसर गढ़पाल सर और हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर राकेश सिंह, ये दोनों लोगों के संयुक्त मेहनत से ये कार्यशाला संपन्न हुई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे संस्थान द्वारा समय समय पर पाली और ये इस लिपि के संवर्धन के लिए अन्य कार्यशालाएं भी आप लोगों को मिलेंगी, सीखने को मिलेगा। मैं पुनः आप सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं, और आप सबका भी बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं, जो आपने कम संख्या में ही सही इस लिपि को सीखने के लिए प्रयत्न किया। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण।